हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन due to complete transfer of electron complete transfer of electrons। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मेरे पास एग्जाम्पल में देख लूं, लेट से पोटेशियम है। पोटेशियम होता है एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम क्या लिखते हैं इसकी? 2881। ठीक, 2881। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाता है और ये आयन क्या बन जाता है? K+। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास कोई स्पीसी है, लेट से क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17, तो यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाता है और टोटल इलेक्ट्रॉन उसके कितने हो जाते हैं? 28, पहले 7 थे जब 17 था, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो जाएगा? 28, 8 Cl माइनस के लिए 2, 8, 8। ठीक, अब जो हमारे पास दो चार्ज स्पीसीज बने हैं K+ और Cl-, उनके बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? K+ Cl-, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के केस में हम देख रहे हैं कि कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है और एनायन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड के केस पे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। तो कभी भी किसी केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कोई फोर्स है जो कि किसी दो एटम्स को बांध के रखी हुई है ना, उनको एक साथ रखे हुई है। अब यहाँ केमिकल कट अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या हो रहा है कि शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, इस वजह से फोर्स है। और आयनिक बॉन्ड के केस में क्या था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था जिसकी वजह से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ था और उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एग्जाम्पल जरा अगर हम देखें कोई, तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन गैस अगर है, हाँ, तो H2 की अगर मैं बात करूं, एक हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, इनको अगर आप देखोगे तो इनकी कोशिश क्या रहती है? डुप्लेट बनाने की, कि मैक्सिमम जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाए? 2 हो जाए किसी तरीके से। तो अब अगर ये जो एटम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा एटम है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों चाहते हैं कि दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अगर मान लो हम आयनिक वाला केस सोचें और इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के पास ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा? H और एक दूसरा H एटम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब जो पहला H एटम था उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी अनस्टेबल सी सिचुएशन हो गई। ये होता नहीं है ट्रांसफर यहाँ पे। ठीक है, होता क्या है? होता कुछ ऐसा है कि भाई ये रहा हाइड्रोजन एटम, ये रहा हाइड्रोजन एटम, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में दोनों ने बांट लिए। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो अगर मैं पहले हाइड्रोजन यानी लेफ्ट वाले हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं, तो लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को जब अपना इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा
तो वो क्या करेगा, खुद का जो इलेक्ट्रॉन था उसको तो काउंट करेगा ही, और साथ में जो अदर हाइड्रोजन एटम है उसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए उसके पास, 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। सिमिलरली जो राइट वाला हाइड्रोजन है उसके पास कितने इनिशियल इलेक्ट्रॉन थे, 1। अब जब शेयरिंग के बाद अगर वो काउंट करेगा तो अपना जो खुद का था वो तो 1 है ही, और साथ में जो अदर हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने में ही काउंट करेगा। इस वजह से दोनों के पास हमें कितने दिखेंगे, 2-2। एट ए टाइम हमें दोनों ही एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2-2। दोनों की ही स्टेबिलिटी बढ़ी हुई है, इस वजह से शेयरिंग हो रही है। अच्छा, अगर देखें हम Cl2 का एग्जांपल, Cl2। अब देखो क्लोरीन एटम अगर मैं लेता हूं, क्लोरीन एटम लेता हूं, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग में हम देखेंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी ही बात करते हैं, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने होते हैं, 7। ठीक है, 7 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। दूसरे वाले क्लोरीन एटम के पास भी 7 ही होंगे, ऑब्वियसली सेम एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए इसे, 8। स्टेबिलिटी के लिए 8 अचीव करना चाहेगा। ठीक है, क्या करें, अगेन यहां पे ट्रांसफर वाली पॉसिबिलिटी अगर करेंगे तो एक क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और दूसरे क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक जगह तो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन एक क्लोरीन एटम के केस में 6 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशन दोनों विन विन सिचुएशन कैसे आएगी, विन विन सिचुएशन आएगी जब शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करेंगे कैसे, कि भाई ये रहा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, दोनों ही एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, शेयरिंग में। एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है शेयरिंग में। अब जरा देखो कि अगर अगर ये इस क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को मैं काउंट करूं तो 2, 2 4, 2 6, और ये जो ग्रीन कलर से सर्कल किया हुआ है उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल, वो कितने हैं, 2। तो ये 6 हो गए, 6 जो इस क्लोरीन एटम के पास हमें नजर आ रहे हैं, और साथ में 2 ग्रीन जो मैंने सर्कल करा है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर राइट वाले को जरा देखें तो राइट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रेड कलर के सर्कल से, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर के सर्कल से, तो टोटल कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के ही स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों जगह अचीव हो पा रहे हैं। अब जरा देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें देख लो, कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो भी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसे क्या हम कहते हैं, इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। और ये देखो जो सर्कल करा हुआ है मैंने 2-2 इलेक्ट्रॉन का पे, एक 2-2 इलेक्ट्रॉन को जो मैंने सर्कल कराया है यहाँ पे येलो कलर से, इधर रेड कलर से, ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो इन सबको क्या बोलेंगे, लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर Cl2 की बात करें तो Cl2 में टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो जरा, टोटल बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है मैंने, टोटल बॉन्ड पेयर वो कितना है, 1। टोटल लोन पेयर कितने हैं, टोटल लोन पेयर अगर आप देखोगे तो 3 है लेफ्ट वाले क्लोरीन एटम पे और 3 है राइट वाले क्लोरीन एटम पे, टोटल लोन पेयर आ गए 6। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई हमारी, ये बेसिक बात हो गई किसकी, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड की। अब आते हैं हम ऑक्टेट थ्योरी पे। बॉन्डिंग की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें से एक है ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है, ऑक्टेट थ्योरी ये बोलती है कि भाई एवरी एटम वांट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। जैसा मैंने बताया अभी, हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स वो अचीव करना चाहते हैं,
है ना, उसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन वो अचीव करना चाहते हैं, बाकी सारे एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर हम देखें NH3 NH3 अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे, इधर भी नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सिमिलरली यहां से भी शेयरिंग हो गई। तो टोटल हमें कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 3। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, लोन पेयर दिख रहा है 1। टोटल लोन पेयर ये है 1। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जरा काउंट करें, हम देखें ऑक्टेट थ्योरी को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन से अगर मैं स्टार्ट करूं, हाइड्रोजन के देखो एक इलेक्ट्रॉन खुद का था और एक नाइट्रोजन से मिल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन के पास, 2। डुप्लेट ही होना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2। नाइट्रोजन की जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करो, पहले कितने थे, 5, हमें अचीव कितना करना है, 8, ऑक्टेट थ्योरी। ठीक, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो पड़े ही हुए हैं। अब इधर जरा काउंट करो, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक हाइड्रोजन से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो 2 पहले से थे, 2 यहां से आ गए, 4 हो गए, 2 यहां से आ गए 6, 2 यहां से आ गए 8, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 8। तो ऑक्टेट थ्योरी को सेटिस्फाई ये कर रहा है ना, ऑक्टेट थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल ऑक्टेट थ्योरी को सेटिस्फाई करे। कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं, जैसे हमारे पास अगर मैंने ले लिया एग्जांपल BCl2, BCl2 बेरिलियम, बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर होता है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। Cl, Cl, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगी कि भाई यहाँ शेयरिंग हो गई, बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहां पे जरा देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन हमें नजर आएगा, 3 लोन पेयर हैं मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड पेयर है तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। इस Cl को भी काउंट करोगे, बिल्कुल सिमिलर सही है, 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड पेयर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बेरिलियम की अगर मैं बात करूं, बेरिलियम पे जरा देखो, कोई लोन पेयर वगैरह है नहीं, केवल 2 बॉन्ड पेयर हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास। चाहिए कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्टेट थियरी कहती है। ठीक है, लेकिन हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये BeCl2 जो मॉलिक्यूल है ये हमारी ऑक्टेट थियरी को फॉलो नहीं कर रहा है, उसका कुछ एक्सेप्शन है। अच्छा, अब 20 और कोई एग्जांपल भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। PCl5, PCl5, फास्फोरस, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फास्फोरस के, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 5 Cl एटम है हमारे पास, और Cl के पास
5 Cl एटम है और हर एक Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। हर किसी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जरा यहां पे, ये फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई। इसी तरीके से यहां पे भी शेयरिंग, इधर भी एक शेयरिंग हो गई। हर जगह फास्फोरस और क्लोरीन की शेयरिंग आपको नजर आएगी। तो ये देखो, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, हर जगह क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर मुझे नजर आ रहे हैं। आपको दिख रहे हैं क्या? 3 लोन पेयर, ध्यान से देखो, 1 2 और 3, 3 लोन पेयर हर क्लोरीन एटम पे है और उसके साथ एक बॉन्ड पेयर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन एटम की अगर मैं बात करूं। और चाहिए कितने थे? 8 ही चाहिए थे। हर क्लोरीन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं फास्फोरस की बात कर लूं, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अभी क्या कोई लोन पेयर नजर आ रहा है आपको? नहीं, लोन पेयर कोई नहीं दिख रहा है। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 5। तो टोटल 5 बॉन्ड पेयर अगर हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं। और चाहिए कितने होते हैं? चाहिए होते हैं हमारे पास 8 होना चाहिए। है कितना? 10। इसका मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो रहा है ना? और पिछले केस को अगर हम देखें, जो हमने BeCl2 का देखा था, वहां पे 8 चाहिए थे, था कितना? 4। तो वहां पे जितनी जरूरत थी उससे कम कुछ हो रहा था। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट थियरी के। अगर और देखोगे, ये घर पे करके देखना, SF6, IF7 एटसेट्रा, ये सारे भी क्या हैं? ये हैं एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट थियरी। ये हैं एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट थियरी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप थियरी। ऑर्बिटल ओवरलैप थियरी क्या है? ये थियरी, according to this theory, any chemical bond is formed by overlap of 2 single occupied orbitals। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरलैप तो होगा लेकिन किसका? 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स का। ठीक है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल पीछे देखा था। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमने देखा था, H और H, एक बॉन्ड पेयर उधर बन रहा था। अब ये बन कैसे रहा है ये जरा देखो। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप थियरी, एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 1s1, 1s1। दूसरा वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो भी क्या है? 1s1। अगर इसको मैं बॉक्स बना के शो करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, और नीचे भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में। अब बात कुछ ऐसी हो रही है कि ये कैसा ऑर्बिटल है? 1s। तो हाइड्रोजन का ये 1s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है। इन दोनों का ओवरलैप हो रहा है कुछ इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जा रहे हैं? यहां पे। ठीक है, दिस इज H2 मॉलिक्यूल ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, उनसे बनाए। ठीक है, सिमिलरली हमने एग्जांपल देखा था Cl2 का, उसको एक बार रिविजिट करते हैं। Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 भी वहां पे हमने देखा था कि Cl एंड Cl एक सिंगल बॉन्ड बन रहा था वहां पे। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा था। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं। तो Cl एटम है, Cl एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,
सॉरी 3s2 3p5। सिमिलरली सेकंड Cl एटम, यहां पे भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये जो 3p5 है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करके यहां पे आपको दिखाऊं, तो एक p सबशेल में 3p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल, 3px 3py 3pz। 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। और नीचे भी बिल्कुल सेम कहानी रिपीट होगी। तो आप देखो जरा, यहां नजर ध्यान से देखना, नजर ध्यान से लगाना। यहाँ पे क्या है, एक सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हमें मिल रहा है Cl एटम में, और नीचे भी Cl एटम में एक सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मिल रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये जो ऑर्बिटल हमें मिल रहा है वो 3px 3py 3pz में से कोई सा भी एक हो सकता है ना। एक कोई p ऑर्बिटल है, जो कि p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है? एक। और यही एक इलेक्ट्रॉन वाला p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। देखो कैसे, अगर मैं p ऑर्बिटल को बनाऊं तो कुछ इस तरीके से यहां पे न्यूक्लियस रहेगा, Cl एटम, ये दूसरा Cl एटम। अब इनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? Cl बॉन्ड। वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा सा हमें नजर आएगा, और इस ओवरलैप वाले एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिखेंगे। ये क्या है? Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। अब ओवरलैपिंग की बात कर ही रहे हैं तो जरा एक नोट लिख लो। नोट क्या लिखेंगे हम? नोट लिखते हैं टाइप ऑफ ओवरलैप, टाइप ऑफ ओवरलैप। अब देखो, डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट ओवरलैप हो सकता है, डायरेक्ट ओवरलैप हो सकता है। एग्जांपल एस एस ओवरलैप, है ना, एस एस ओवरलैप, या दिस इज एस पी ओवरलैप, और पी पी ओवरलैप। तो ये डायरेक्ट ओवरलैप से आप देखोगे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ये क्या क्या बनेगा? एस एस सिग्मा, एस पी सिग्मा, और पी पी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, इससे बनता है पाई बॉन्ड। जैसे कि अगर मेरे पास ये रहा P, और यहाँ पे ये रहा P एक और, तो ये क्या है? पी पी पाई बॉन्ड बनेगा। साइडवेज ओवरलैप है ना, साइडवेज ओवरलैप। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी को जरा डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास 2 एटम हैं। तो एटम में एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है विच इज न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दूसरा एटम भी ले लिया हमने। इसके अलावा एटम में निगेटिव चार्ज भी होता है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। तो जब इनिशियली एटम्स बहुत ज्यादा दूर हैं, इनफाइनेटली डिस्टेंस में हैं, तो क्या होगा? ये जो इस एटम का, जो ये इस एटम का न्यूक्लियस है, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है वो अदर एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो भी मैंने अभी येलो कलर से शो करा है ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जैसे जैसे पास आना शुरू होंगे पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो दोनों ही न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दोनों एटम के, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो ग्रीन कलर से शो करा है मैंने, ये क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब जब इनिशियली डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो आप देखोगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो इनिशियली जो दो एटम्स हैं वो पास आएंगे। अब एक सर्टेन डिस्टेंस पास आ जाने के बाद और अगर हम पास लाना चाहें तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाते हैं। ठीक, लिखो, व्हेन एटम्स आर फार अवे attractive forces are greater than repulsive forces. That is why atoms come towards each other. अब जरा इनकी अगर आप एनर्जी प्रोफाइल को देखना चाहोगे तो वो कैसी होती है, एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसी नजर आएगी हमें। ये है आर, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ये है यू, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, जब इनिशियली बहुत ज्यादा दूर हैं, आर इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। और जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस इनिशियली मैंने बताया डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं मतलब क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है। तो फिर प्रोफाइल कुछ हमें ऐसा दिखेगा। प्रोफाइल कुछ इस तरीके से नजर आएगा, है ना। प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखेगा हमें कि इनिशियली जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आप देखो कम होते जा रहा है। और एट अ सर्टेन पॉइंट जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई है, उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस को कम करने गया हूं तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स टू इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाती है। और जब आर टेंडिंग टू जीरो है, मतलब बिल्कुल हमने उसे चिपका दिया है, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी आप देखो इंफिनिटी को टच कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इंफिनिटी को टच कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रीजन है, येलो लाइन जो मैंने बनाई है उसके राइट में जो रीजन है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरऑल डोमिनेंट है और इसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। और जो ये मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है, ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। जो मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या होगा, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आर है, जो आर है वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। इसके करस्पॉन्डिंग जो आर है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। एग्जाम्पल जरा देखें, अगर बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। अब देखो जरा, CH4 है अगर मेरे पास, तो एक कार्बन एटम है और साथ में 4 हाइड्रोजन एटम हैं, 4 हाइड्रोजन एटम हैं। तो कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, क्या आएगा, 1s2
2s2 1s2 2s2 2p2 आएगा। या फिर 2p2 को मैं अगर ऐसे लिखूं कि 2p(x1) 2p(y1) 2p(z0). हाइड्रोजन की अगर बात कर ले, हाइड्रोजन क्या होगा, 1s1, 4 हाइड्रोजन एटम है तो इसी तरीके से चारों ही 1s1 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 नजर आएंगे हमें। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है वो मोस्टली हमें बताता है कि भाई एटम बन या मॉलिक्यूल बन क्यों रहा है, एटम नहीं मॉलिक्यूल बन क्यों रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है, क्योंकि जब एटम्स पास आ रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही है। अब यहां पे देखो पहले तो जो हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में। अब जैसे जैसे एटम्स पास आ रहे हैं एनर्जी और मिल जाती है और इसकी वजह से ये कार्बन कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। और ये 1s2 और जो ये 2s2 जो कि s में 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां चला जाएगा, 2p में, 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो अब जरा तुम देखोगे अगर तो 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हमें मिल गए हैं, 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मिल गए हैं। और हाइड्रोजन भी 4 एटम्स हैं, सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ठीक, लेकिन ये शेयरिंग किस टाइप की है, तो ये देखो कार्बन के पास क्या है, 2px1 2py1 2pz1, तो 3 p ऑर्बिटल है सिंगली ऑक्यूपाइड। तो जो 3 बॉन्ड होंगे कोई से भी 3 वो क्या होंगे, हाइड्रोजन का s और कार्बन का p। तो ये क्या होगा, s p सिग्मा टाइप, ये भी s p सिग्मा टाइप, ये भी s p सिग्मा टाइप, कोई से भी 3 हो सकते हैं, एस पी सिग्मा टाइप। लेकिन अब जो फाइनली एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बचा है, कोई पी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। अब कार्बन के पास क्या बचा हुआ है, एस ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन के पास तो क्या है, एस ही है वो तो ये जो एक बॉन्ड बचा है वो किस टाइप का हो जाएगा, एस एस सिग्मा। इसका मतलब यहां से हमें क्या दिख रहा है कि मीथेन में 3 बॉन्ड एक टाइप के होंगे और एक बॉन्ड अलग टाइप का होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है या नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऑल बॉन्ड्स ऑफ मीथेन आर इक्विवेलेंट, सारे ही बॉन्ड सिमिलर हैं, सेम हैं। हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं 4 सेम है, उसमें से कोई सा भी आप चूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वो थियरी कैसे उसको एक्सप्लेन करें, उसके लिए क्या थियरी है वो हम अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों की बात करते हैं। मीथेन में अभी तक केवल हमने ये बताया कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बन जा रहे हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ये सब हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी बॉन्ड एंगल वगैरह की हमने बात नहीं करी है कि भाई बॉन्ड एंगल कैसे आएगा। तो बॉन्ड एंगल कैसे आता है, इसके लिए हमारे पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, VSEPR theory, VSEPR theory which is वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर and try to minimize their repulsions। तो बॉन्ड एंगल का आइडिया हमें कैसे लगेगा,
कि भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कोई से भी हो, लोन पेयर हो या फिर बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो, वो अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। वो ऐसी पोजीशन में बॉन्ड या लोन पेयर को रखना चाहेंगे कि जो भी रिपल्शन होता है मॉलिक्यूल में वो मिनिमाइज हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो VSEPR बेसिकली it does not explain formation of molecule। मैं ऐसा बोल सकता हूं, it does not explain formation of molecule, however if a molecule exists VSEPR explains its characteristics like bond angle, etc. एग्जाम्पल देखो जरा कि BeCl2 हमने देखा था पहले। BeCl2 क्या था? बेरिलियम और 2 बॉन्ड थे, क्लोरीन से 2 सिंगल बॉन्ड थे। अब ये बताओ मुझे कि अगर बेरिलियम है और उसके साथ 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं, तो वो कौन सी पोजीशन हो सकती है जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो? जैसे कि अभी जो मैंने पोजीशन रैंडमली बना रखी, यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, है ना। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। तो एक आइट्रेशन और बना लेते हैं जरा। अगर मैंने इसे लेट से 90 डिग्री पे पुट कर दिया, 90 डिग्री पे पुट कर दिया तो रिपल्शन कम हुआ है। जो पहले बनाया था उससे तो रिपल्शन कम हुआ है, बट अभी भी रिपल्शन है। तो मिनिमम रिपल्शन कब हो सकता है? मिनिमम रिपल्शन तब होगा जबकि ये BeCl और दूसरा BeCl, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कहाँ है? 180 डिग्री पे। ये जो पोजीशन मैंने बनाई है, दिस इज फॉर मिनिमम रिपल्शन। और इस केस में बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है हमारा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये शेप कैसी दिख रही है? लीनियर, लीनियर शेप हमें नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर BeCl3 देख लें, BeCl3 बोरॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। और Cl, ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl से एक एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। अब अगर बोरॉन है, उसके अराउंड 3 क्लोरीन एटम है और हमें मिनिमम रिपल्शन चाहिए, मिनिमम रिपल्शन चाहिए, तो क्या पोजीशन होगी? एक ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की पोजीशन कुछ बनेगी कि ये BeCl और हर जगह बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री फॉर मिनिमम रिपल्शन। ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। सिमिलरली अगर कहीं पर ऐसा है लाइक मीथेन, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे केसेस में क्या होगा? मिनिमम रिपल्शन के लिए टेट्राहेड्रल पोजीशन, टेट्राहेड्रल पोजीशन, ये 3D फिगर है, कंफ्यूज मत होना, ये 3D फिगर है ना। टेट्राहेड्रल पोजीशन, बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल फॉर मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन। अब जरा हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन थियरी, हाइब्रिडाइजेशन थियरी। तो अभी तक हमने कई सारी थियरी पढ़ ली, ऑक्टेट थियरी, ऑर्बिटल ओवरलैप थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, VSEPR थियरी।
तो हाइब्रिडाइजेशन थियरी सॉर्ट ऑफ इन सब का मिक्सचर है। ये एक थियोरेटिकल मॉडल है जो कि बहुत सारी थियरी का एक तरीके से हम बोले मिक्सचर है, या सारे थियरी की अच्छी अच्छी बातें उसने ले ली है, इसी वजह से नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन थियरी। तो ये ऑक्टेट थियरी, उसका भी पार्ट ले लिया। ऑर्बिटल ओवरलैप थियरी, उसका भी पार्ट ले लिया। वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड VSEPR थियरी, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व कर लिया है हाइब्रिडाइजेशन थियरी ने। यहाँ पे बात क्या होती है, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे कि CH4 का एग्जाम्पल है, CH4 का एग्जाम्पल है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने क्या लिखा था, 1s2 2s2 एंड 2p2। एक्साइटेड स्टेट के केस में हमने लिखा था 1s2 2s1 2p3। और इसको अगर मैं बॉक्स बना के दिखाऊं तो ये 2s1 हो गया और 2p1 2 एंड 3। और हाइड्रोजन का हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1 है, तो उसको बार बार इस बार रिपीट नहीं करेंगे, 1s1 चारों ही हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन के केस में होता क्या है, देखो अब ये थियोरेटिकल है, बिल्कुल किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो थियरी है वो ये है कि ये जो 2s और 2p सब्सेल हैं, ये क्या होते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। और उसके बाद 4 नए, देखो कितने ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं, एक 2s का और 3 ऑर्बिटल 2p सब्सेल के। तो अगर 4 ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं तो नए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4। ठीक है, 4 नए ऑर्बिटल बिल्कुल इक्विवेलेंट एनर्जी के, इक्विवेलेंट शेप के, है ना, हर कुछ हर चीज सेम रहेगी इनकी। 4 नए ऑर्बिटल हमें मिल जाते हैं और इन ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, sp3। sp3 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 नाम क्यों है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिल गए sp3 के, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, देखो 2s में 1 2p में 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो सब में एक एक हमने फिल आउट कर दिया। अब हमारे पास 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के केस में, और हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन के लिए एक एक ही है, एक एक सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हर हाइड्रोजन एटम में। तो कार्बन से चारों हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएंगे, sp3s 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 एंड ये भी sp3s। तो पीछे याद करो जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था मीथेन का, वहां पे 3 बॉन्ड थे sp 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 टाइप के, और एक बॉन्ड कैसा था, s टाइप का, है ना। लेकिन हमने बोला था कि मीथेन के केस में हर एक बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, तो एक्चुअली यहां पे आ रहा है नजर कि हर एक बॉन्ड कैसा है, sp3s टाइप का है। लेकिन ये तो बहुत ही ट्रिवियल सा स्ट्रक्चर बना दिया है। बॉन्ड एंगल कैसे पता चले, बॉन्ड एंगल कैसे पता चलेगा, VSEPR का यूज करके। देखो मैंने अभी बोला था हाइब्रिडाइजेशन के केस में कई सारी थियरी का मिक्सचर है, वो हर थियरी से थोड़ी थोड़ी बातें ले ली हैं। तो बॉन्ड एंगल जब निकालना है तो VSEPR वाला रूल यूज कर लेंगे कि मिनिमम रिपल्शन के लिए कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रल टाइप। बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्डिंग जरा समझते हैं, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं बॉन्डिंग इन O2 का। O2 मॉलिक्यूल है अगर मेरे पास, तो जरा एक ऑक्सीजन एटम को अगर मैं देखूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस टाइप का होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। हमें मतलब होता है केवल वैलेंस
सेल से। तो ये 2s2 2p4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2s2 2p4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कुछ इसी तरीके से। O2 है तो दो एटम है ना, बिल्कुल सेम कहानी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, मतलब केवल वैलेंस वाले से। तो यहां पे भी मैं कुछ ऐसा ही लिख देता हूं, ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम लिख रहे हैं। अब देखो, सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल O2 है, O2। तो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कितने दिख रहे हैं हमें? एक O एटम में दो, यहां पे भी दो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल दिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में एक सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा वाला ऑर्बिटल होगा? ये ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बाई कन्वेंशन हमने अज्यूम करा है कि जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जेड एक्सिस को हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करा है। देयरफॉर pz orbitals will be used for sigma bond formation। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या होता है? अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप होता है। तो अब देखो हमारे पास ये पीजेड, इसका भी पीजेड, इसका भी पीजेड, दोनों ही पीजेड कहां चले गए? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। और इसके अलावा क्या बचा हुआ है? पी वाई या पी एक्स में से कुछ एक बचा होगा, पी एक्स और पी वाई में से कुछ बचा होगा। लेट से दिस इज पी एक्स एंड दिस इज ऑल्सो पी एक्स, ठीक। तो अगर पीजेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो पीएक्स क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर। तो पीएक्स और पीएक्स के केस में क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवरलैप होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ ओवरलैप होगा। देखो कैसे, ये रहा ओ, डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, ओ ओ, और ये है पीजेड, और इसके परपेंडिकुलर मैंने अगर इसे ले लिया पीएक्स, ये भी पीएक्स दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का, एंड दिस इज पीजेड। अब ये अप्रोच धीरे धीरे स्टार्ट होती है। पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड हमारा किस तरीके से बनेगा? ये रहा ऑक्सीजन, पीजेड, पीजेड का ओवरलैप हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दिस इज सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड। अब ये देखो, जो परपेंडिकुलर मेरे पास पीएक्स था, वो पीएक्स क्या करेगा? थोड़ी सी बेंडिंग कर लेगा, थोड़ी सी बेंडिंग कर लेगा, ये थोड़ी सी क्या करेगा? बेंडिंग कर लेगा। और जो भी ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है हमारा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो ये है, इसके परपेंडिकुलर हमारा ओवरलैप हो रहा है। ये क्या है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पी वाई ओवरलैप। और सिग्मा बॉन्ड कैसे हो रहा है? पीजेड पीजेड ओवरलैप। एक छोटा सा नोट लिखेंगे यहाँ पे,
नोट में लिखो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, थोड़ी देर पहले अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स undergo only sigma bond formation pi bond or rather pi bonding involve use of pure orbitals, pure orbitals. तो मैं लिख सकता हूं कि O2 अगर मेरे पास है उसे मैं O डबल बॉन्ड O इस तरीके से बना सकता हूं, और ये सिग्मा बॉन्ड जो है लिख सकता हूं किस टाइप का है, पी पी टाइप का, पी सिग्मा, और ये क्या है पाई बॉन्ड, ये भी पी एंड पी टाइप का है, पी एंड पी टाइप का है, क्योंकि इसका यहाँ पे ओवरलैप किसका हो रहा था, पी एक्स एंड पी एक्स का, और सिग्मा के केस में भी ओवरलैप किसका हो रहा था, पी जेड एंड पी जेड का। इसी तरीके से अगर CO2 का बनाना चाहें, CO2 का अगर हम बनाना चाहें तो आप देखोगे कि CO2 कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायरेक्ट मैं एक्साइटेड स्टेट का लिख रहा हूं, क्या होगा 1s2 2s1 2p3, एक्साइटेड स्टेट है ना, 1s2 2s1 2p3, 1s2 से हमें मतलब नहीं है खास, क्या हो गया 2s1 2p3। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2s1 2p1 2 एंड 3। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास 2, एक ऑक्सीजन का मैं लिखता हूं जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में, क्या होगा 1s2 2s2 2p4, इससे कुछ खास मतलब नहीं है, इसको एक्सपेंड करके लिखें तो 2s2 2p4। ऑक्सीजन में सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कितने हैं, एक एटम में 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हमें ऑक्सीजन में दिख रहे हैं। अच्छा CO2 को अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे सोचो कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो रफ गैस हमारा क्या होगा कि ये 2 बॉन्ड यहां से बन रहा होगा, 2 बॉन्ड यहां से बन रहा होगा, कुछ ऐसा हमारा रफ गैस होगा। तो इससे मैं आइडिया लगा सकता हूं कि यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और साथ में 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसा मैं गैस कर सकता हूं। अब जब मैंने एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा तो ये गैस और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, कैसे देखो यहाँ पे 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हैं ऑक्सीजन के पास, तो इसमें से एक सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल यूज हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जो दूसरा सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, ठीक है, वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा। लेकिन अगर आप CO2 को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे भी जो दोनों बॉन्ड हैं CO वाले वो इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कुछ हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp टाइप की, sp टाइप, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों मिक्स होके यहां से क्या बनाएंगे 2 ऑर्बिटल sp sp और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्डिंग कैसे होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन sp
और p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, उनके ओवरलैप से, उनके ओवरलैप से, उनके ओवरलैप से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई कार्बन, ऑक्सीजन, इसके पास दो ऑर्बिटल हैं sp वाले, और ऑक्सीजन के ये pz, ये बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन शो करा है कार्बन का, वो कहां पे है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन है ग्रीन कलर के, दो ऑर्बिटल है हाइब्रिड वाले। ठीक, अब जब जिसको मैं येलो से दिखा रहा हूं कार्बन के, ये जो दो येलो इलेक्ट्रॉन हैं ये कौन से वाले हैं? ये हैं प्योर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, जो कि कौन से हैं? पी में होंगे, है ना, 2p में दो प्योर अभी बचे हुए हैं ना हमारे पास, ये दोनों मैंने शो करा है येलो से। अब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया, टोटल होते कितने हैं? टोटल होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, अभी 2 4 और 6। अब ये जो दो येलो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कार्बन के प्योर ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो जो ऑक्सीजन के प्योर पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो प्योर पी में पड़े हुए हैं और सिंगली ऑक्यूपाइड है, उसमें से एक तो यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जो दूसरा है वो कहां यूज होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये जो दो बॉन्ड बने हैं उसमें से ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस टाइप के हैं? sp p सिग्मा टाइप, दोनों ही कैसे हैं? sp p सिग्मा टाइप। और जो ये पाई बॉन्ड बने हैं वो कैसे हैं? p p पाई टाइप के, p p पाई टाइप के। तो ये बात हो गई हमारी पाई बॉन्डिंग की। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, जहां पे हमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना है। जैसे कि अगर मैं देखूं वाटर, अमोनिया, BCl3, PS3, PCl5, IF7, SF6। इनको जरा अगर हम देख लें कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से अगर हमें निकालना है इनका, तो इसमें सबसे पहला क्या लिया हुआ है हमने? वाटर। वाटर को हम कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। हाइड्रोजन दो हैं तो उनसे क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। अब जरा देखो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? दो। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? दो। और साथ में लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। तो हमें नजर कितने आ रहे हैं लोन पेयर? दो। तो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, ये आ गए चार। ये चार क्या है? इसको हम बोल सकते हैं, जो 4 हमारे पास क्वांटिटी आई है, दिस कैन बी कॉल्ड एज शेप शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि याद करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। शेप कैसे आता था? उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने से। ठीक है, तो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, ये मिला के आ रहे हैं हमारे पास चार शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स।
और अगर 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास होते हैं तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अमोनिया है, अगर अमोनिया के केस में भी आप देखोगे 3 बॉन्ड पेयर आएंगे और एक लोन पेयर आएगा। टोटल 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। BCl3 बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन से तीनों ने बॉन्ड बना लिया। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। 3 बॉन्ड पेयर हैं, केवल 3 बॉन्ड पेयर हैं, मतलब शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने हैं? 3। और अगर 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? sp2। इसी तरीके से आगे भी अगर आप निकालोगे तो ये घर पे करके देखना क्या आएगा। PS3 के केस में sp3, PCl5 के केस में sp3d, IF7 के केस में आ जाएगा sp3d3, और SF6 इसके केस में आएगा sp3d2। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ d, और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? अगर लेट से मैंने ले लिया q, तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होता है फिर q इंटू d। q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, d is distance between charge। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो अब ऐसे सोचो कि अगर डाइपोल मोमेंट मुझे निकालना है NaCl का, NaCl के केस में याद करो क्या होता था? कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Na प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन। तो म्यू NaCl भी होगा Q इंटू डी, चार्ज इसका मैग्नीट्यूड, और डी क्या होगा? जो भी डिस्टेंस होगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच में। ठीक, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही होगा, विच इज E, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कब होगा? अगर ये 100% आयनिक बॉन्ड है, अज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालूं F2 के केस में, F2 यहां भी Q इंटू बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। Q क्या होगा? चार्ज, चार्ज जनरेटेड ऑन फ्लोरीन एटम्स, लेकिन यहां पे चार्ज क्या जीरो आएगा? क्यों? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं 100% कोवेलेंट बॉन्ड है ये, ऐसा हम अज्यूम करते हैं 100% कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर मुझे HF का निकालना है, HF के केस में ये देखो, फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है H और F के बीच में उसको ज्यादा अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, और जब वो अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा तो फ्लोरीन पे क्या जनरेट होगा?
पार्शियल निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो पार्शियल डेल्टा है इसका मैग्नीट्यूड क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं लेस देन ई होगा। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि ई तब आ रहा था जब पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा था, अभी तो बस वो शिफ्टिंग हो रही है, तो पार्शियल का मैग्नीट्यूड पूरे वाले से तो कम ही होगा ना, तो इस वजह से डेल्टा इज लेस देन ई। अब अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है म्यू एच एफ, ये क्या होगा, डेल्टा इंटू डी, जो कि एक्चुअल होगा, एक्चुअल होगा। लेकिन हमेशा हम एक्चुअल निकाल पाए ये बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअल जो होता है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं इन थियरी, वो जनरली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थियरेटिकल। थियरेटिकल हम कैलकुलेट करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हाँ कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो डेल्टा की जगह हम क्या ले लेते हैं, ई, और बॉन्ड लेंथ डी ले लेते हैं। ठीक है, ये हम अज्यूम करते हैं किसके लिए, थियरेटिकल के केस में। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है अगर किसी मॉलिक्यूल का, उस केस में हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट एक्चुअल डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट थियरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। एक छोटा सा नोट लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट is a vector quantity and its direction is from positive to negative। तो अगर यानी प्लस एंड माइनस है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक क्वेश्चन करते हैं जरा, अगर एक मॉलिक्यूल हमें गिवन है ए बी, एक मॉलिक्यूल गिवन है ए बी जिसका बॉन्ड लेंथ क्या है 1 एंगस्ट्रॉम, डाइपोल मोमेंट 1.2 डी बाई है, म्यू ऑब्जर्व इज 1.2 डी बाई, फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे पहले तो ये लिखो कि भाई डी बाई क्या है, डी बाई यूनिट क्या है, ये हम देखते हैं कुछ कि, तो 1 डी बाई इज इक्वल टू 10⁻⁻8 ESU सेंटीमीटर। ESU भी यूनिट होती है चार्ज की, सेंटीमीटर डिस्टेंस की यूनिट। ठीक, अब ESU 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है क्या होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, which is equivalent to 4.8 into 10⁻⁻10 ESU। तो बॉन्ड लेंथ हमें गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ, 10⁻10 मीटर, और वी कैन से 10⁻8 सेंटीमीटर।
तो मैं थियोरेटिकल निकाल सकता हूं क्या? अब बिल्कुल निकाल सकता हूं। ऑब्जर्व्ड हमें गिवन है 1.2 डी बाई म्यू, थियोरेटिकल क्या आ जाएगा? म्यू थियोरेटिकल आ जाएगा हमारे पास, यहां पे चार्ज एज्यूम कर लेंगे 1 e, तो चार्ज आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। बॉन्ड लेंथ 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर और 4.8 डी बाई। तो अब देखो म्यू ऑब्जर्व हमें गिवन है, म्यू थियोरेटिकल हमने कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए बी, ये हो जाएगा ऑब्जर्व डिवाइड बाई थियोरेटिकल 1.2 डी बाई डिवाइड बाई 4.8 डी बाई इंटू 100, ये आ जाएगा 25%। 25%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट क्या है एक्चुअली 1.2, थियोरेटिकली हमने कैलकुलेट कितना करा 4.8, और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ गया 25%। ए बी मॉलिक्यूल है। नोट, डाइपोल मोमेंट of CH3Cl is greater than CH3F because in case of CH3Cl bond length of carbon chlorine bond dominates over bond length of कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में हम क्या करते हैं कि भाई हर जगह अभी तक हम देख रहे थे कि वैलेंस सेल की बात हो रही थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही थी, उसके थ्रू हम बॉन्डिंग वगैरह करा रहे थे। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम हर एक सेल को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कराते हैं, है ना। हर एक सेल का रोल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में या रेदर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में। ठीक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से क्या क्या आया? इट एक्सप्लेन्ड why molecules are formed. It explained why molecules are not formed. It also quantified magnetism or magnetic property of molecule. It quantified bond strength
and bond length using bond order. Using bond order. अब ये थियरी क्या है वो लिखो जरा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में स्टेटमेंट ये है कि करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स of bonding atoms undergo rearrangement with respect to their energy levels. With respect to their energy levels. For example, hydrogen. हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की यहां बात कर रहे हैं H2, है ना. तो एक एटम की अगर बात करें क्या होता है 1s1. अब H2 बनाने के लिए दो एटम हमें लग रहे हैं. तो ये रहा एक हाइड्रोजन एटम जो है 1s. अब इधर भी अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम ले लूं वो भी 1s ही है, सिमिलर एनर्जी का होगा. अब जब H2 ये बनता है तो ये क्या होता है, अपने एनर्जी लेवल में रीअरेंजमेंट करते हैं और इन एटॉमिक ऑर्बिटल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या एक बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल बनेंगे. एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये क्या है, ये है हमारा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में टोटल दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एक पहले वाले हाइड्रोजन एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन अदर हाइड्रोजन एटम का. तो अब दो इलेक्ट्रॉन इसी BMO में जाएंगे. ध्यान से देखो, जो BMO की एनर्जी है इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम से कम हो गई है. इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम से कम है BMO का एनर्जी लेवल, और वहीं पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए हैं. तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है, एनर्जी कम हुई है. ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि रिलीज ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां पे गेन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. So I can say BMO is for formation of bond or ABMO is anti for bond formation of molecule. Alright, तो ABMO बॉन्ड फॉर्मेशन के एंटी है, BMO क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रो है, और वी कैन से बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है. ठीक, लिखो if number of electron in BMO bonding molecular orbital is greater than number of electron in anti bonding molecular orbital ABMO,
in this case the molecule will exist. Molecule will exist. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, He2 मॉलिक्यूल। कुछ लोगों को लग रहा होगा He2 तो आज तक देखा नहीं, कोई बात नहीं, He2 नहीं देखा है, लेकिन थियोरेटिकली हम देखते हैं कि कैसे बन रहा होगा He2 मॉलिक्यूल। तो हीलियम, हीलियम क्या होता है 1s2, 1s2, तो इसका मतलब 1s हीलियम एटम, हीलियम एटम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कॉम्बिनेशन जब हुआ तो ये बना ABMO, ये बना ABMO, और इधर रहा BMO, ठीक, और ये He2 मॉलिक्यूल। तो टोटल इनिशियली हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब फिलिंग करेंगे कैसे? सारे रूल्स वही होते हैं फिलिंग के लिए जो हम पहले यूज करते थे, हुम्स रूल है ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सारे रूल्स वही हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, ठीक। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in BMO is equal to number of electron in ABMO, in ABMO, ठीक। तो लेकिन कंडीशन क्या थी? ऊपर देखो हमने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, तब जाके तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। यहां पे इक्वल है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। नोट लिखो जरा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, number of electron in BMO minus number of electron in ABMO divided by 2, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। और जितना ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond energy, and inversely proportional to bond length. All right, ये हो गया नोट का पार्ट 1। पार्ट 2 लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज √n+2 यूनिट बोर मैग्नेटॉन, BM, बोर मैग्नेटॉन, where n is number of unpaired electron. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब MOT को अगर हम देखें या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग के 2 सिस्टम बनते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14। इस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? सिग्मा 1s
सिग्मा स्टार 1s। स्टार क्या है? एबीएमओ। तो सिग्मा 1s क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार 1s क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम्स। इसी तरीके से सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2p x, पाई 2p y, then sigma 2p z, then pi 2p x star, pi 2p y स्टार। अब ये पाई 2p x, पाई 2p y को मैं एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन पे लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इनकी एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी लेवल पे है, पाई 2p x एंड पाई 2p y। सिमिलरली पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y सेम एनर्जी लेवल पे। इसके बाद सिग्मा 2p z स्टार। ये हो गया अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 या उससे कम है। फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, अगर ऐसा सिस्टम है कि टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस तरीके से लिख सकते हैं हम? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz स्टार। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर है मेरे पास लेट से O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ऑक्सीजन हैं, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन का ये सिस्टम है। फिलिंग कैसे करेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2। देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं? टोटल 10। इसके बाद पाई 2p x, पाई 2p y, 2 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, 1 1, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। और कौन सा वाला हमने फॉलो करा है? मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फॉलो किया है। तो O2 के केस में हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल गया। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO 2 2 4 6 एंड प्लस 4 10 10 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO 2 4 प्लस 2 6, 10 minus 6 by 2. This is 4 by 2, or you can say 2. So bond order of O2 is 2. और यहां O2 के केस में हमें दिख रहा है कि ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहे हैं। इसका मतलब O2 इज पैरामैग्नेटिक। अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरामैग्नेटिक है, और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या होता? डायमैग्नेटिक। अच्छा, O2 पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ O2 ये होता है अंडर रूट n n+2। n क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2।
बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 into 2 + 2, दिस इज √8 और 2√2 बोर मैग्नेटॉन, 2√2 बोर मैग्नेटॉन। एग्जाम्पल, अगर N2 मॉलिक्यूल ले लें, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे यहां पे? ये ऊपर वाला। 14 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फिल करने हैं, मैं कैसे करूंगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px, पाई 2py 2 टोटल अभी 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसके बाद आता है सिग्मा 2pz 2, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz स्टार। ये बताओ N2 पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब N2 क्या होगा? N2 इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, ये क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2 2 4 + 4 8 + 2 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABM मोड 2 + 2 4, इसके अलावा तो और कहीं नजर नहीं आ रहे? नहीं। तो 10 - 4/2, दिस इज 6/2 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 3। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज 3 और N2 इज डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एटसेट्रा मॉलिक्यूल के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के सेशन में हमने काफी कुछ कवर कर लिया बॉन्डिंग के बारे में, एंड आई होप इसके क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, ताकि जो हमारी स्ट्रक्चर बनाने की फीलिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। और अगर हमने स्ट्रक्चर्स बना लिए, ठीक है, तो उसके बाद बॉन्डिंग में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।